जय हिंद। मैं रजित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ ट्यूशंस पे। आज हम पढ़ेंगे 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक के वीकली करंट अफेयर्स, ठीक, जो आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, यहाँ आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस और पीडीएफ मिल जाएगी। आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ तराई एलिफेंट रिजर्व इन दी स्टेट। मीन्स किस राज्य सरकार ने राज्य में तराई हाथी रिजर्व की स्थापना को मंजूरी दी है? तो आपका ऑप्शन है उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। मतलब ये एक सेंटर का प्रोग्राम है, सेंटर द्वारा ये रिजर्व बनाया जाएगा, इसको अप्रूव कराया सेंटर ने। और उससे जो उत्तर प्रदेश सरकार है उनने भी इसको बात मान लिया है कि हम जो एक तराई एलिफेंट रिजर्व है ये हम बनाएंगे। कहाँ पे? दुधवा पीलीभीत में, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश में जगह है दुधवा पीलीभीत। और ये आपको बता दें ये भारत का तीसरा एलिफेंट रिजर्व होगा जो कि 3049 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ होगा। और इसमें सभी वाइल्ड लाइफ और वाइल्ड एलिफेंट्स को रखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच क्रॉप हैज़ गॉट जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी अप्रूवल फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन। मीन्स व्यावसायिक खेती के लिए किस फसल को जेनेटिकल इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति की मंजूरी मिली है? तो आपका ऑप्शन है जीएम राइस, जीएम बीट, जीएम बार्ले, जीएम मस्टर्ड। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन डी, जीएम मस्टर्ड। जी हाँ, जीएम जो सरसों है आपको मंजूरी मिल गई है किसके लिए? कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए, मतलब व्यावसायिक खेती के लिए। और किसके द्वारा दी गई है? जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी द्वारा, ठीक है। आपको बता दें ये जो जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है इसके द्वारा जो आपकी किसके अंडर आती है? ये अंडर आती है आपके यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के। और इसने अप्रूवल कर दिया है जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड। मतलब ये जीएम का मतलब जो है आपका जीएम है, इसी का मतलब होता है क्या? जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है। और ये मस्टर्ड मतलब आपका सरसों। तो ये इसमें क्या सरसों की जो खेती है जेनेटिक मतलब क्या होता है इसके जो इसमें जो जीएम होगी, मस्टर्ड होगी, सरसों होगी, उसमें क्या होगा? उनके जो बीज होंगे वो बीज जो होते हैं सरसों के वो आर्टिफिशियली होंगे, मॉडिफाइड करे जाएंगे। मतलब ये मैनमेड होंगे, आप ये समझ लीजिए मैनमेड बीज होंगे। इनका फ़ायदा क्या होता है? इनका फ़ायदा होता है कि जो बीज होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ज़्यादा अच्छी पैदावार होती है खेती की इससे, है ना। बहुत टॉलरेंस होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा रेसिडेंट होते हैं किसके? डिजीज़ और ड्रॉट के। मतलब इसमें क्या है, इसमें आपकी कीड़े नहीं लगते हैं और इसमें न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनकी वैल्यू भी अच्छी खासी होती है, मतलब अच्छे लेवल पे होती है, तो कम किसी की नहीं होती है। इसलिए क्या होता है ये क्रॉप बहुत ही अच्छी होती है। मतलब जो जीएम जितनी क्रॉप होती है वो सभी जो खेती होती है वो खाली आर्टिफिशियल बीजों द्वारा की जाती है। इनमें एक साइड इफेक्ट ये भी होते हैं कि इनके जो बीज, जैसे अब सरसों आपने उगाई, जीएम जो मस्टर्ड है, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सरसों है उसको हमने अपने खेत में डाला और उसको उगाया। उगाने के बाद जो सरसों तैयार होगी उस सरसों से आप दोबारा खेती नहीं कर सकते हैं। अब वो क्या है, फिर आपको दोबारा से न्यू आपको बीज लेने पड़ेंगे सरसों के, ठीक है, खेती करने के लिए। तो ये क्या होते हैं? खाली वन टाइम यूज़ होते हैं ओनली। ये कैसे होते हैं? वन टाइम यूज़ होते हैं, एक बार यूज़ कर सकते हैं आप, बार बार यूज़ नहीं कर सकते हो, इसलिए इसका साइड इफेक्ट होता है। पर फ़ायदे बहुत होते हैं। फ़ायदे जैसे होते हैं ये डिजीज़ में कोई डिजीज़ लगती नहीं है, इसमें न्यूट्रिएंट्स की जो मात्रा होती है वो अच्छी खासी होती है, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपका है, एक मैं बता दूँ, जीएम राइस जो होते हैं, जो कि अभी गोल्डन राइस जो है, जो गोल्डन राइस होते हैं आपके, ये एक जीएम राइस है। मतलब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड चावल है ये। तो गोल्डन राइस आप गोल्डन गोल्डन करके होते हैं। तो इसमें क्या है, इसका जो नाम रखा है गोल्डन राइस इसलिए रख दिया गया है क्योंकि मॉडिफाइड एक चावल है ये। और मॉडिफाइड चावल आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल दे रखा है इन्हें गोल्डन राइस का। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। मीन्स भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका ऑप्शन है श्रुति सिंह, बजाज, शालिनी गुप्ता, संगीता वर्मा। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन
डी संगीता वर्मा, जी हाँ संगीता वर्मा जी को अपॉइंट किया गया है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का चेयरपर्सन। ये आप फोटो देखते हैं, ये फोटो है संगीता वर्मा जी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें ये संगीता वर्मा जी है, इन्हीं को अपॉइंट कर दिया गया है एक्टिंग पर चेयरपर्सन, मतलब ये कुछ टाइम के लिए, मतलब मिनिमम 3 महीने के लिए तो है ही है, और इसके बाद और भी रह सकती हैं जब जब तक कोई नया चेयरपर्सन नहीं आ जाता, तब तक तो ये रहेंगी। और इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे अशोक कुमार गुप्ता। जी हाँ, इनसे संगीता वर्मा जी से अशोक कुमार गुप्ता जी पहले थे इनसे। इनका टेन्योर पूरा हो गया, अब ये क्या नाम है, तो ये हट गए अपने टाइम से, अब इनकी जगह संगीता वर्मा जी आ गई हैं। ठीक है, आपको बता दें जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है ये वो स्टैब्लिश की गई थी कंपटीशन एक्ट के अंदर, ठीक है, ऑफ 2002। तो 2002 का जो कंपटीशन एक्ट है उसके तहत ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इसे इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, और ये कब कब लागू हुआ? तो ये लागू हुई आपकी मार्च 2009 से लागू हो गई थी। इसमें टोटल 7 मेंबर होते हैं, एक चेयरपर्सन होता है और 6 अदर मेंबर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच विलेज ऑफ गुजरात हैज़ बीन इंडियाज फर्स्ट नेट ज़ीरो एनर्जी कम्युनिटी? मीन्स गुजरात का कौन सा गांव भारत का पहला नेट ज़ीरो एनर्जी कम्युनिटी रहा है? तो आपका ऑप्शन है हुडका, खाड़वा, मोडेरा या माधापुर। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, मुडेरा। जी हाँ, मुडेरा गांव आपका जो है गुजरात का भारत का पहला नेट ज़ीरो एनर्जी कम्युनिटी रहा है। मतलब इसने जो यहाँ पे जो भी एनर्जी कंजप्शन है वो कैसी करी है? सोलर ऊर्जा से करी है। मतलब यहाँ से कोई इनने इलेक्ट्रिसिटी सरकार से नहीं ली है, सारी जो इनकी जितनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है वो इन्होंने पूरी करी है, किससे? सोलर पैनल से। ठीक, आपको जानकारी दे दें, इसमें सेल्फ सफिशिएंट बनने के लिए इन्होंने क्या करा है? सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया है। तो इसमें इन्होंने क्या करा है? टोटल 1000 सोलर पैनल्स इंस्टॉल करे हैं पूरे गांव के अंदर, जिसने पूरे गांव को लाइट पहुंचाई है। और ये राउंड द क्लॉक में 24/7, आप जानते हैं सोलर पैनल से 24 एनर्जी लाइट जनरेट होती है, क्योंकि जब तक सूरज रहेगा तब तक लाइट जनरेट होगी। तो ये क्या करते हैं? पूरे गांव की जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है उसको पूरा कर देते हैं। कौन से? कितनी? 1000 सोलर पैनल्स। और ये आप चलते रहते हैं, हमेशा एक्टिवेट रहते हैं ये। और ऐसा ही हुआ है इन्हें जो ग्राउंड माउंटेड, इसमें क्या गया? ग्राउंड माउंटेड और 1300 छतों पे, ठीक है, सोलर पैनल लगाए गए हैं। मतलब 1000 सोलर पैनल लगाए हैं, कितने? 1300। वहाँ पे 1300 मकान होंगे और 1300 मकानों पे ये सोलर पैनल लगाए गए हैं। और ठीक है, इसे इंटीग्रेट कर दिया किसके द्वारा? किससे कर दिया गया है? बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। मतलब जैसे दिन में तो आपका क्या है, धूप रहेगी तो आपके सोलर पैनल वर्क करते रहेंगे, पर रात में धूप होती नहीं है, और जब फिर एनर्जी कहाँ से जनरेट करेंगे? तो क्या है, वो दिन में एक बैटरी स्टोरेज सिस्टम बना लिया है, एक जगह बना लेते हैं एक कोने पे। वहाँ क्या होगा, आपके जैसे बैटरी स्टोरेज बना लिया, यहाँ पे आपके बैटरी रख दी जाएंगी। जब आपकी रात हो जाएगी, जब रात को जब सोलर पैनल वर्क नहीं करेगी, तो जो एनर्जी होगी गाँव में दी जाएगी वो उस बैटरी के थ्रू दी जाएगी। ठीक है, और आपको बता दीजिए मोढेरा विलेज है उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दें आपको। तो मोढेरा विलेज जो फेमस है वो किसके लिए है? सन टेम्पल के लिए फेमस है। ठीक है, और ये इसमें कौन सी रिवर पड़ती है? पुष्पावती रिवर पड़ती है। कहाँ? गुजरात के मोढेरा विलेज में। और इसकी जो आपका सन टेम्पल है, इसे किसने बनवाया था? इसे बनाया था किंग भीमा फर्स्ट ने। और ये किसके? चालुक्य डायनेस्टी से थे। और कब बनवाया था? 1026 से 27 के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स हैज़ डिक्लेयर्ड द बेस्ट फिल्म ऑफ ऑल टाइम। मीन्स इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स ने अब तक की सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित की है। तो आपका ऑप्शन है RRR, पुष्पा द राइज, कंटारा या पाथेर पंचाली। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, पाथेर पंचाली। जी हाँ, पाथेर पंताली जो मूवी है इसे मिला है ऑल टाइम बेस्ट मूवी। ठीक है, तो ये आप दे देना पाथेर पंचाली। और इसके डायरेक्टर थे सत्यजीत राय। ठीक है, इन्होंने ये मूवी डायरेक्ट करी थी और इन्हीं को मिला है क्या? ऑल टाइम बाय द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। PM मोदी लेज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ C-295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? मीन्स PM मोदी ने किस राज्य में C-295 MW परिवहन विमान परियोजना की आधारशिला रखी है? तो आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात,
वेस्ट बंगाल। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी गुजरात। जी हाँ, गुजरात के अंदर ये फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें क्या ये C-295MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाया जाएगा। ये फोटो में दिखा रखा मैंने। और ये आपको बता दें, ये जो क्या नाम है आपका जो है प्लांट जो होगा, ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होगा, ये बनाया जाएगा कहाँ पे, बड़ोदरा गुजरात के अंदर। और किसके द्वारा ये बनाया जाएगा, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा। और स्पेन की जो स्पेन कंपनी है एयरबस डिफेंस एंड स्पेस, इन दोनों के द्वारा जॉइंट वेंचर है। मतलब ये जो प्लेन है ये एयरबस का है और इसे इंडिया में जो मैन्युफैक्चर करेगा वो करेगा टाटा एडवांस करेगा। ठीक है, इसमें आपको बता दें जो C-295 ट्रांसपोर्ट हमारा प्लेन है, एयरक्राफ्ट प्लेन है, इसकी जो कैपेसिटी है टोटल 5 से 10 टन की है। और इसमें टोटल 71 पैसेंजर, 50 पैराट्रूपर्स, मतलब या तो 71 पैसेंजर्स या टोटल 50 पैराट्रूपर्स को ले जाया सकता है। और इसमें आपके बाकी और भी काम किए जा सकते हैं, जैसे अपना सामान लॉजिस्टिकल ऑपरेशंस होते हैं, सामान को इधर उधर ले जाना वो होता है, ये ले जा सकता है। और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 480 किलोमीटर पर आवर की। और आपको बता दें टोटल इंडिया ने 56 एयरक्राफ्ट का कॉन्ट्रैक्ट करा है, जिसमें कि 16 एयरक्राफ्ट है वो फ्लाईवे कंडीशन में आएंगे, मतलब डायरेक्ट स्पेन, इनकी जो स्पेन में मैन्युफैक्चर कंपनी जहाँ होगी आपकी मैन्युफैक्चर होता होगा, स्पेन में फैक्ट्री होगी जहाँ पे स्पेन में, वहाँ से डायरेक्ट फ्लाईवे कंडीशन मतलब पूरा रेडी होके आ जाएंगे। और बचे हुए कब आएंगे, ये 16 ये आएंगे 2023 से 2025 के बीच में आएंगे, 16 के 16। और जो आपके बाकी जो बचे हुए 40 हैं ये बनाए जाएंगे किसके द्वारा, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा। ये बाकी के 40 एयरक्राफ्ट हैं वो बनाए जाएंगे इंडिया के अंदर। तो ये किसके तहत किया जाएगा, मेड इन इंडिया के तहत ये काम किया गया है। और आपको बता दें जो पहला प्लेन होगा जो टाटा द्वारा बनाया जाएगा, वो पहला प्लेन आपका रोल आउट होगा 2026 में। 2026 में ये पहला टाटा द्वारा प्लेन बना के तैयार कर दिया जाएगा। और बाकी जो प्लेन आपके हैं 2031 तक में आपके आ जाएंगे। मतलब पर ईयर 8 एयरक्राफ्ट की एवरेज के साथ टाटा को ये एयरक्राफ्ट बनाने होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन इज टू होस्ट 2-day इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन विच सिटी, मीन्स चुनाव आयोग किस शहर में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो आपका ऑप्शन है मुंबई, न्यू दिल्ली, गांधीनगर, कोलकाता। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी न्यू दिल्ली। जी हाँ, न्यू दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने होस्ट करी है 2-day इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। आपको बता दें हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जिनका नाम है राजीव कुमार, और इलेक्शन कमिश्नर हैं जो है अनुपम चंद्र पांडे, इनके द्वारा इनॉग्रेट किया है 2-day इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जो हुआ था 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक। ठीक है, और इसका जो मेन काम जो आपको याद रखना है वो है थीम। तो इसकी जो थीम थी वो थीम रही है आपकी रोल, फ्रेमवर्क एंड कैपेसिटी ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज, मतलब EMB। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो गई, इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज। ठीक है, तो इसके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, ये आपकी थीम है, याद रखिएगा, रोल, फ्रेमवर्क एंड कैपेसिटी ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट्स गवर्नमेंट स्कीम गॉट स्कॉच SKOCH अवार्ड इन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कैटेगरी, मीन्स किस राज्य की सरकारी योजना को महिला एवं बाल विकास श्रेणी में स्कॉच SKOCH अवार्ड मिला है। तो आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, वेस्ट बंगाल। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। जी हाँ, वेस्ट बंगाल को ये अवार्ड मिला है। आप देख सकते हैं ये रहा इसका अवार्ड। आपको बता दें जो स्कीम है इसके तहत क्या है, ये वेस्ट बंगाल सरकार ने क्या है, वहाँ की जो महिलाएं हैं, मतलब जो लेडी फीमेल हेड होती हैं उस घर की, उसको फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है। तो उसमें क्या होता है कि इसमें जो कैटेगरी रखी गई है उनकी जो है फीमेल है, उसकी जो कैटेगरी है मिनिमम जो एज रखी गई है वो 25 साल है और मैक्सिमम एज है 60 साल। तो 25 साल से 60 साल के बीच की जितनी भी फीमेल होंगी, जो उस घर की हेड होंगी, फीमेल हेड होगी, उसको ये पेंशन दी जाएगी। जो आप जैसे कि जो कि जनरल कैटेगरी, जो महिलाएं जनरल कैटेगरी में आती उनको 500 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे, और जो SC ST कैटेगरी में आते हैं उनको 1000 रुपये पर मंथ के हिसाब से जो वेस्ट बंगाल सरकार है वो वहाँ पे देगी उनके अकाउंट में। और ऐसे बता दें टोटल जो सरकार है इस पर खर्च करती 11,000 करोड़ रुपए खर्च करती है हर साल इस स्कीम के तहत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट स्टेटेड
103 million people forcibly displaced worldwide in the first half of 2022 मीन्स किस संगठन की रिपोर्ट में कहा गया है 2022 की पहली छमाही में दुनिया भर में 103 मिलियन लोग जबरन विस्थापित हुए हैं। तो आपका ऑप्शन है UNDP, UNHCR, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या WTO। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन बी UNHCR। जी हाँ, इसने ये बात दी है, रिपोर्ट बताई है कि 103, आप समझ रहे हो, 103 मिलियन लोग फोर्सफुली डिस्प्लेस, मतलब एक जगह से दूसरी जगह चले गए हैं मजबूरी में। अभी सिर्फ किसी 2022 के आधे हिस्से में ही, सिर्फ 1/20 में 2022 के 6 महीने के अंदर 103 मिलियन पीपल एक जगह से दूसरी स्थान पर चले गए हैं। कैसे? मजबूरी में, मतलब जबरन भेज दिया गया उनको, मजबूरी में जाना पड़ा उनको। ठीक है, तो ये किसी तरह यूनाइटेड नेशन के द्वारा, इनकी ये कमेटी है, इनके द्वारा दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियाज बैक 2 गोल्ड मेडल्स इन एशिया कप ब्रिज, व्हाट वाज द वेन्यू ऑफ इवेंट मीन्स एशिया कप ब्रिज में भारत ने जीते 2 स्वर्ण पदक। आयोजन स्थल क्या था? तो आपका ऑप्शन है इंडिया, इंडोनेशिया, टोक्यो, चाइना। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी इंडोनेशिया। जी हाँ, इंडोनेशिया में हुआ था आपका एशिया कप ब्रिज, जिसमें इंडिया को टोटल 2 मेडल मिले हैं, 2 गोल्ड मेडल मिले हैं। और आपको बता दें, इंडिया की सीनियर टीम है हेमंत जलन, कमल, बादल दास, प्रणव और सुब्रता, सुकमल, और इन्होंने क्या है, ये गोल्ड मेडल जीते हैं, 2 गोल्ड मेडल जीते हैं किसमें? एशिया कप में। और ये चौथा एशिया कप हुआ था। ठीक है, और कहाँ हुआ था? जकार्ता, इंडोनेशिया में हुआ था ये। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज ICS मेल रिप्रेजेंटेटिव इन BCCI एपेक्स काउंसिल मीन्स एशिया कप ब्रिज में भारत ने जीती 2 स्वर्ण। अरे ये आप काट दीजिएगा, पिछले वाला कॉपी हो गया है। ठीक है, ये आप मत लिखिएगा। ठीक है, इसमें आपको बता दें कि किसे इलेक्ट किया गया है ICA का मेल रिप्रेजेंटेटिव BCCI की एपेक्स काउंसिल में। तो आपका ऑप्शन है अनिल कुंबले, दिलीप वेंगसकर, अशोक मल्होत्रा या युवराज सिंह। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी दिलीप वेंगसकर। जी हाँ, दिलीप वेंगसकर जी को अपॉइंट किया गया है ICA का मेल रिप्रेजेंटेटिव इन BCCI एपेक्स में काउंसिल में। जैसे मेल में रिप्रेजेंट किया गया है अनिल वेंगसकर जी को, ऐसे फीमेल भी होगी। तो फीमेल में किया गया है शुभांगी कुलकर्णी जी को। जी हाँ, शुभांगी कुलकर्णी जी को अपॉइंट किया गया है फीमेल ICA रिप्रेजेंटेटिव इन BCCI एपेक्स काउंसिल के अंदर। ठीक है, और ICA क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन, एसोसिएशन एकेडमी, इसकी फुल फॉर्म होती है, इसके अंदर अपॉइंट किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4th बांग्लादेश फिल्म फेस्टिवल इज बीइंग हेल्ड इन विच सिटी मीन्स चौथा बांग्लादेश फिल्म महोत्सव किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो आपका ऑप्शन है कोलकाता, ढाका, चट्टोग्राम या सिलहट। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए कोलकाता। जी हाँ, कोलकाता के अंदर 4th एडिशन हुआ है। और कहाँ पे, कौन सा हुआ है? बांग्लादेश का फिल्म फेस्टिवल। तो आपको 4th एडिशन हुआ बांग्लादेश का फिल्म फेस्टिवल कोलकाता के अंदर। इसमें टोटल 37 फिल्म्स थी और डॉक्यूमेंट्रीज थी, और ये 5 डे इवेंट रहा है। आपको बता दें कि ये बांग्लादेश में जो जितनी बांग्लादेशी फिल्म होती है, इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है कोलकाता के अंदर, अवार्ड दिया जाता है कहाँ? कोलकाता के अंदर दिया जाता है। और जब से ये आया है तब से ये लगातार इसको यहीं पे ऑर्गेनाइज किया जाता है कोलकाता के अंदर ही। ठीक है, तो ये बात क्या है, सॉरी इसमें क्या होता है, जितनी भी बांग्लादेश की फिल्में होती हैं उन सबको अवार्ड दिया जाता है, फिल्म फेस्टिवल होता है, उन सबको अवार्ड दिया जाता है बेस्ट मूवी की। कहाँ पे दिया जाता है? कोलकाता के अंदर दिया जाता है। ठीक है, कोलकाता के अंदर दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री सेटिंग अप DRDO इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट विच इंस्टीट्यूशन मीन्स रक्षा मंत्रालय ने किस संस्था में DRDO उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है? तो आपका ऑप्शन है IIT रुड़की, IIT गुवाहाटी, IIT बेंगलोर, IIT मद्रास। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए IIT रुड़की। जी हाँ, IIT रुड़की में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, और
आप देख सकते हैं। इसमें क्या होगा, इस एकेडमी में क्या होगा, जब वहाँ पे बच्चे क्या लोगों को बुलाया जाएगा, जो भी बच्चे होंगे आप समझ लीजिए, उनको बुलाया जाएगा, उन पे कहा जाएगा उनसे काम कीजिए, किस पे, एनर्जी स्टोरेज पे वर्क कीजिए, एनर्जी स्टोरेज डिवाइस, लैंड स्लाइड्स के ऊपर वर्क कीजिए, स्नो पे वर्क कीजिए, एवलांचेस स्टडी कीजिए आप, पल्सेस लेंसर पे वर्क करिए, फैसिलिटी फाइबर पे, अमंग अदर्स, इन सभी पे वर्क करने के लिए, रिसर्च के लिए इन्हें बुलाया जाता है, यहाँ पे रखा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री लिफ्टेड दी सुल्तान ऑफ जोहर कप इन अंडर 21 मेंस हॉकी हेल्ड इन मलेशिया। मीन्स मलेशिया में आयोजित अंडर 21 पुरुष हॉकी में सुल्तान ऑफ जौहर कप किस देश ने जीता है? तो आपका ऑप्शन है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, नेपाल। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, इंडिया। जी हाँ, इंडिया ने अंडर 21 सुल्तान ऑफ जौहर कप जीता है। आपको बता दें, ये इंडिया ने किसको, ऑस्ट्रेलिया को हरा के ये कप जीता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएम डेडिकेटेड मेज गार्डन एंड मियावाकी फॉरेस्ट नियर विच मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया। मीन्स प्रधानमंत्री ने भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी वन को भारत के किस स्मारक के पास समर्पित किया है? तो आपका ऑप्शन है रेड फोर्ट, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। जी हाँ, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास आपका मेज गार्डन, ये मेज गार्डन है, इसकी किया गया, और साथ में मियावाकी फॉरेस्ट का भी आप देखते हैं, ये मियावाकी फॉरेस्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच टू प्लेयर्स फ्रॉम इंडिया विन दी मेंस डबल टाइटल एट फ्रेंच ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट। मीन्स फ्रेंच ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में भारत के किन दो खिलाड़ियों ने पुरुष युगल का खिताब जीता है? तो आपका ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, सत्विक रेक्की रेड्डी और चिराग शेट्टी। जी हाँ, इन्होंने क्या जीता है, मेंस डबल जीता है फ्रेंच ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं, ये फोटो है इन लोगों की, और इन्होंने जैसे सत्विक सहीराज, रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, इन्होंने जीता है फ्रेंच ओपन 750। ठीक है, और इन्हें हराया कैसे है? तो इन्होंने हराया है चाइनीज ताइपे की लू चिंग याओ और यांग पो हान, इनको हराया है। तो आपको पता है चाइनीज ताइपे है ना, ये चाइनीज ताइपे मतलब हो गया ताइवान। ठीक है, ताइवान हो गया, तो ताइवान को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री विन फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप। मीन्स फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप किसने जीता है? तो आपका ऑप्शन दे रखे हैं, क्रोएशिया, स्पेन, अर्जेंटीना, ब्राज़ील। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, स्पेन ने। जी हाँ, स्पेन ने जीता है फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप। आपको बता दें, जो स्पेन में एज हुआ, कंबोडिया को हराया किससे, स्पेन ने जीत लिया है, और हराया किसको है, कंबोडिया को, किससे, 1-0 से हरा दिया है। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था, DY पाटिल स्टेडियम इन नवी मुंबई, मुंबई के अंदर हुआ था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन होम मिनिस्टर्स स्पेशल ऑपरेशन मेडल फॉर ईयर 2022 अवॉर्डेड फॉर हाउ मैनी ऑपरेशंस। मीन्स वर्ष 2022 के लिए केंद्रीय गृह मंत्री का विशेष ऑपरेशन पदक कितने ऑपरेशन के लिए दिया गया है? तो आपका ऑप्शन है 3 स्पेशल ऑपरेशन, 4 स्पेशल ऑपरेशन, 5 स्पेशल ऑपरेशन, 6 स्पेशल ऑपरेशन। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, 4 स्पेशल ऑपरेशंस के लिए ये अवार्ड दिया गया है। आपको बता दें, टोटल 63 पुलिस ऑफिसर्स को अवार्ड दिया गया है, जो कि थे महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, तेलंगाना एंड जम्मू कश्मीर। इसमें आपके CRPF के भी प्रशंसा आते हैं। ठीक है, तो इनको अवार्ड दिया जाएगा। उसमें टोटल क्या है, 4 स्पेशल ऑपरेशन जो थे, उनमें ये क्या नाम है, अवार्ड दिए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटर अप्रूव्स महाराष्ट्र फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर एट विच प्लेस। मीन्स केंद्र ने किस स्थान पर महाराष्ट्र के पहले इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी है? तो आपका ऑप्शन है मुंबई, पुणे, नासिक, नागपुर। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, पुणे। जी हाँ, पुणे में इसकी मंजूरी दी गई है। आप देख सकते हैं, टोटल 500 करोड़ रुपए इसमें खर्च किया जाएगा। आपको अप्रॉक्सीमेटली वन था, वैसे हो रहा है 493 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इसमें। उसमें बताया जा रहा है कि टोटल 2000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा, और इसमें थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स मिलेंगी
क्रिएट होंगी महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। और ये जानकारी किसके द्वारा दी गई? ये जानकारी दी गई है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजीव चंद्रशेखर द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइक्लोनिक स्टॉर्म नलगाई इज इन न्यूज, इट रिलेटेड टू विच कंट्री? मीन्स चक्रवाती तूफान नलगाई चर्चा में है, यह किस देश से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन है फिलीपीन, जापान, इंडिया, चाइना। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी फिलीपींस। जी हाँ, फिलीपीन से संबंधित है। आप देखते हैं ये क्या नाम है, फिलीपीन से, ये गैप गलत हो गया है, इंडिया से और फिलीपीन का जो गैप है वो आप देख सकते हैं, ये इतना गैप है यहाँ फिलीपीन से, और यहीं पे आपका जो नलगाई जो है वो तूफान आया है, चक्रवाती तूफान। तो ये मत काउंट कीजिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ डिक्लेयर्ड मनगारा धाम ए नेशनल मॉन्यूमेंट, इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? मीन्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी राजस्थान। जी हाँ, राजस्थान के अंदर स्थित है ये आपका मनगढ़ धाम, ठीक है। आप ये देखते हैं मनगढ़ धाम है, और ये कहाँ पर? बंसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है राजस्थान के, ठीक है। आप बंसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है राजस्थान के अंदर। और इसको जो ये जो मनगढ़ धाम है, इसमें जो है क्या नाम है, ये ट्राइबल कम्युनिटी को दिया गया है, ठीक है। किसको बिलोंग करता है? ये ट्राइबल कम्युनिटी को बिलोंग करता है। वहाँ पे क्या हुआ, अंग्रेजों द्वारा इस जगह पे जो आपका मनगढ़ धाम है, इसी जगह पे 1500 ट्राइबल्स लोगों की हत्या कर दी गई थी, मतलब मार दिया गया, डेथ हो गई थी, मार दिया गया, हत्या कर दी गई थी उनकी, ठीक है। किसके द्वारा? अंग्रेजों द्वारा कर दी गई थी। उन्हीं के यहाँ पे ये मनगढ़ धाम नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया है, इसीलिए, ठीक है। और ये आपको बताइए ट्राइबल्स हैं, ये आपके कहाँ कहाँ पड़ते हैं? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन सभी एरियाओं में आते हैं। और इन्हें ये ट्रिब्यूट पे करा किसे? भील फ्रीडम फाइटर श्री गोविंद गुरु जी के इवेंट पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क एट विच स्टेट? मीन्स केंद्र सरकार ने किस राज्य में भारत के पहले एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की मंजूरी दी है? तो आपके ऑप्शन है त्रिपुरा, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश के अंदर इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की अप्रूवल दी गई है, और ये भारत का एक इकलौता ऐसा पार्क होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द सिटीजन एंगेजमेंट एंड कम्युनिकेशन प्रोग्राम? मीन्स निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने नागरिक जुड़ाव एवं संचार कार्यक्रम शुरू किया है? तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं त्रिपुरा, सिक्किम, असम, मेघालय। जी हाँ, इसका आंसर है मेघालय में शुरू किया गया है। और आपको बता दें सिटीजन एंगेजमेंट एंड कम्युनिकेशन प्रोग्राम है, इसको वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो हैं कोनराड के संगमा, इनके द्वारा किया गया है एट तुरा क्या है? एक जगह है, कहाँ पड़ती है आपकी? ये मेघालय में पड़ती है, कैसे? वेस्ट ऑफ गारो हिल्स, जो गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट है उसमें, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, चलिए। दिस सिविल एयर एविएशन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब CANSO कॉन्फ्रेंस हैज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट? मीन्स सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो आपका ऑप्शन है गोवा, सिक्किम, असम, मेघालय। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए गोवा। जी हाँ, गोवा के अंदर हुआ था ये, और ये 1 नवंबर से 3 नवंबर तक हुआ था। और आपको ये बता एशिया पैसिफिक के लिए हुआ था ये, और इसे जो इवेंट है इसे फैसिलिटेट किया गया है डॉक्टर प्रमोद स्वाद द्वारा, और ये कौन है? चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, इनके द्वारा किया गया है। और वहाँ कौन कौन अपॉइंट थे? वहाँ और लोग थे जनरल डॉक्टर विजय कुमार सिंह, जो कि रिटायर्ड हैं, और वहीं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविएशन, ठीक है, और रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज सिमन एक्वाड, और डायरेक्टर जनरल, ये कौन है? डायरेक्टर जनरल। और ये सभी लोग वहाँ पे इसमें मौजूद थे। और आप सबसे आप हमारा बता दें, इसमें जो आपके मेन है वो खाली इसकी थीम है, तो इसकी मेन आपको क्या है? थीम याद रखनी है। तो इसकी थीम क्या है आपकी? थिंक ग्लोबल, कोलैबोरेट
रीजनल एकम्पलिश्ड लोकल। तो ये क्या रहा है, ये थीम रही है इस क्या नाम है कॉन्फ्रेंस की। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज दी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मतलब बीपीसीएल। बीपीएसएल के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सॉरी। तो आपका ऑप्शन दे रखे हैं 4। इसमें सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, वी आर कृष्ण गुप्ता। जी हाँ, वी आर कृष्ण गुप्ता जी को अपॉइंट किया गया है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बीपीसीएल। या फोटो देखते हैं, उनकी फोटो है। आपको बता दें बीपीसीएल के हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसे फाउंड किया गया था 1952 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द फर्स्ट केरल ज्योति अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय द केरल गवर्नमेंट, मीन्स केरल सरकार द्वारा स्थापित प्रथम केरल ज्योति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं 4। इसमें सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, एम टी वासुदेवा नायर। जी हाँ, एम.टी. वासुदेवा नायर जी को जो केरला ज्योति अवार्ड दिया गया है। आप देखते हैं, ये फोटो उनका फोटो है और ये पहला अवार्ड दिया गया है। आप चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल होस्ट ट्रैक एशिया कप 2022 फ्रॉम नवंबर 25 टू 28, मीन्स निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 25 से 28 नवंबर तक ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा? तो आपका ऑप्शन है त्रिपुरा, सिक्किम, असम, केरल। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, डी, केरल। जी हाँ, केरल इसकी मेजबानी करेगा। आपको बता दें ये केरल इसका होस्ट करेगा क्या, ट्रैक एशिया कप 2022 साइकिलिंग टूर्नामेंट। ये साइकिलिंग टूर्नामेंट होता है और ये 25 नवंबर से 28 नवंबर तक चलेगा 2022 के। और ये पहली बार क्या है, दिल्ली से बाहर होगा, वरना हमेशा क्या होता है पहले दिल्ली के अंदर होता था पहले ये, पर ये फर्स्ट टाइम क्या होगा, दिल्ली से बाहर होगा, आउटसाइड दी दिल्ली होगा। और इसमें टोटल 25 कंट्री से पार्टिसिपेंट्स आएंगे और टोटल 200 साइकिलिस्ट आएंगे, मतलब साइकिल चलाने वाले मतलब पार्टिसिपेंट इसमें सपोर्ट वो इवेंट में आएंगे। ठीक है, और वो साइकिल रेस में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ रिलीज द बुक न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया, मीन्स एशिया का परमाणुकरण पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं 4। इसमें सही ऑप्शन आपका है ऑप्शन बी, रेने नावास। जी हाँ, रेने नावा ने ये बुक रिलीज करी है। आप देखते हैं ये फोटो इनकी है, रेने नावा, और इन्हीं ने ये बुक रिलीज करी जिसका नाम है न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया। चलिए आज आपको जानकारी दे दें, ये रेने नेवा है, ये बुक है, ये फ्रेंच बुक है असल में। ठीक है, ये रेने नावा ये फ्रेंच ऑथर है, ये फ्रेंच के ऑथर भी हैं और ये बुक फ्रेंच में लिखी है। उसका जो फ्रेंच में नाम है आप पढ़ सकते हैं, आप जो ट्रांसलेट करें। इससे जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो है इसका न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया। ठीक है, इसमें इन्होंने बताया है कि कैसे एशिया के अंदर न्यूक्लियराइजेशन हुआ, इमरजेंसी लग सकती है, और ये कैसे बता रहे हैं कि पाकिस्तान और चाइना कैसे एक ग्लोबल थ्रेट क्रिएट कर रहे हैं किसका, न्यूक्लियर वॉर का। तो ये पूरी जानकारी दी गई है इसमें। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।